हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सो उसमें हमने आज का टॉपिक पढ़ना है मल्टीपल बॉन्डिंग के ऊपर। वहाँ पे हम डील करेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग के ऊपर। बेटा हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे बनती है। मल्टीपल बॉन्डिंग में जैसे पी पाई बॉन्डिंग आती थी, वो पी पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है, और एक पी पाई बॉन्डिंग बनती थी, वो पी पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है। कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 15 में पी पाई बॉन्डिंग शो करेंगे, कौन से पी पाई बॉन्डिंग शो करेंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम मल्टीपल बॉन्डिंग को फर्दर आज एंड करेंगे और देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्डिंग में हमें और क्या पढ़ना है। सेकेंडली, मल्टीपल बॉन्डिंग के बाद हमें एक चीज़ पढ़नी है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ग्रुप 15 के। फिर हाइड्राइड्स की हम डिटेल करेंगे ग्रुप 15 के, फिर फर्दर ऐसे ही मूव करते जाएंगे। हाइड्राइड्स में भी हम सबसे पहले एक चीज़ ये पढ़ेंगे, उसकी बेसिक करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप 15 के हाइड्राइड के बेसिक करैक्टर के बारे में। फिर उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा दीज आर द टॉपिक्स ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ टुडेज लेक्चर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। बेटा सबसे पहले मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करते हैं। जो नाइट्रोजन है आपके पास, जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो क्या आती है, 2s2 2p3, ठीक है, 2s2 2p3। और बेटा आपको पता है 2d ऑर्बिटल नाइट्रोजन में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ड्यू टू क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसमें एब्सेंट होते हैं नाइट्रोजन में। ये कभी भी डी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता क्योंकि डी ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं इसमें। ये हमेशा कौन सी बॉन्डिंग बनाता है बेटा, पी पाई बॉन्डिंग। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, NO में होगी, ये सभी के सभी क्या बना रहे हैं, पी पाई बॉन्डिंग होती है। साइनाइड हो गया, C++N हो गया, ठीक है, ये सभी क्या बनाएंगे, पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें जो 2d ऑर्बिटल्स हैं या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक आते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस और जो आर्सेनिक आते हैं वो अब रिसेंटली देखा गया कि वो पी पाई कंपाउंड बना लेते हैं। रिसेंटली कई कंपाउंड ऐसे डिस्कवर किए गए हैं जिसमें पता लगा कि ये पी पाई बॉन्डिंग भी करते हैं, पर अक्सर ये कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। क्योंकि अब देखो फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3s2 3p3, ठीक है, ये फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन है। और आपको पता होगा इसमें फॉस्फोरस से आगे जितने भी एलिमेंट नीचे जाएंगे उसमें सभी में क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और ये ऑर्बिटल कैसा होगा, डी वेकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। बेटा जब वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तब बॉन्डिंग जो इनमें बनने के चांसेस कौन से होते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। और नाइट्रोजन पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं थे, इसलिए उसमें बनी पी पाई बॉन्डिंग। एंड उसके नीचे जो एंटीमनी एंड बिस्मिथ आ रहे हैं वो तो प्योरली पी पाई बॉन्डिंग ही शो करते हैं। बेटा हम अब क्या है, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी पर उसकी सेंस सेम ही होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ वेयर फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N उसका स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स नाइट्रोजन अपने साथ अपने आपस में वो कैसे बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं बेटा। नाइट्रोजन आपस में क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। और जो फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बेटा P4 की फॉर्म मीन्स ये सभी की सभी फॉस्फोरस में कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड्स होती हैं। इट मीन्स जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, P4 वाला स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस का, वो सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। मीन्स वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना रहा। क्वेश्चन आपको समझ आया। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बना लेता है एंड फॉस्फोरस जो है मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और इसी को दूसरी फॉर्म में भी दिया जा सकता है। दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा होगा कि वाई डज नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 एंड नॉट N4 वाइल बट फॉस्फोरस फॉर्म P4 एंड नॉट P2। अब देखो इसको ध्यान से, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्होंने पूछा कि जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये फॉर्म कौन सी है, N2 की। और कैसा एग्जिस्ट नहीं करा, N4 की फॉर्म में, जैसे हमने अभी फॉस्फोरस के लिए पढ़ा, ठीक है, ये होगी N4। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। पर कहते हैं कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो होता है वो ये वाली फॉर्म नहीं शो करता, ठीक है, P2 वाली फॉर्म नहीं शो करता, बट वो कैसी फॉर्म शो करता है, P4 वाली, ठीक है, वो कैसी फॉर्म बेटा शो करता है, P4 वाली। वो क्वेश्चन करे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो N2 बना की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और N4 की फॉर्म में नहीं करता, वेरा फॉस्फोरस है वो P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बट P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेटा इनका क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन, पर इसका आंसर भी सेम होगा जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर होगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या अराइज करता है कि वाई डज नाइट्रोजन N2 इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर वेयर एज P4 इज़ क्वाइट रिएक्टिव। कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि जो नाइट्रोजन है आपके पास
वो इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर, मीन्स ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती रूम टेम्परेचर पे। पर जो P4 है मीन्स फॉस्फोरस है वो क्वाइट रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे। अब ऐसा क्यों? सो बेटा तीनों क्वेश्चंस को अगर आपको समझ आ गए हैं तो इन तीनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। सो बेटा हम तीनों का अब क्या करते हैं? आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। सो इनका आंसर ढूंढने से पहले मैं थोड़ी जनरल बातें बता दूँ। सो हमने ग्रुप 15 को याद कैसे रखा था कि निमोनिक्स बनाया था, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा। सो हमने ये निमोनिक्स बनाया था। अब देखो बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बेटा, साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ क्या होता है किसी भी चीज़ का? साइज़ होता है इंक्रीज़, ठीक है। साइज़ का होता है बढ़ना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर अगर अफेक्ट देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। सो बेटा याद रखना नाइट्रोजन ऐसी चीज़ है जिसका साइज़ क्या होगा? स्मॉलेस्ट। साइज़ का होगा बेटा इसका स्मॉलेस्ट साइज़ होगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे को डिक्रीज़ करती है, सो नाइट्रोजन की क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ग्रुप 15 में हाईएस्ट होगी। तो बेटा याद रखना नाइट्रोजन की जो साइज़ है सबसे स्मॉलेस्ट होता है ग्रुप 15 में, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। अब देखो बेटा फॉस्फोरस का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा नाइट्रोजन से। फॉस्फोरस का जो साइज़ है, फॉस्फोरस का जो आपके पास साइज़ आता है वो क्या आता है? नाइट्रोजन से बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। एंड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तब फॉस्फोरस की क्या होती है? कम होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब बेटा याद रखना, अब देखो नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? स्मॉलेस्ट साइज़ है ग्रुप 15 में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाईएस्ट है ग्रुप 15 में, ठीक है। बेटा जिन एलिमेंट्स के पास ये दो फीचर होते हैं, इट मीन्स उनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है ना बेटा। जितनी चीज़ कोई छोटी है, साइज़ छोटा है, इट मीन्स वो उतनी अच्छी क्या कर सकते हैं? ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, जितना स्मॉल साइज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई होगी, उनकी ओवरलैपिंग आपस में भी नाइट्रोजन एटम की, ये जो नाइट्रोजन एटम है ये आपस में जब ओवरलैप करेंगे ओवरलैपिंग भी उतनी अच्छी होगी। तो आपको ये पता है कि नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग बनती है? पी पाई बॉन्डिंग बनती है आपस में। सो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? ये वाला एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाला, मीन्स अपने साथ वो क्या है? कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। और कैसे एग्जिस्ट करता है? इन दी फॉर्म ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में। तो बेटा याद रखना अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नाइट्रोजन का स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, जिसकी वजह से इसमें जो ओवरलैपिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है नाइट्रोजन एटम्स में, जिसकी वजह से ये पी पाई बॉन्डिंग बना लेता है अपने साथ। एंड N2 की फॉर्म में, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेयर अब फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा होता है नाइट्रोजन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, इसमें क्या है? पी पाई ओवरलैपिंग होनी बहुत ही डिफिकल्ट है। सो ये पी पाई ओवरलैपिंग नहीं करता। अगर पी पाई ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ये पी ट्रिपल बॉन्ड पी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जहाँ हम कह सकते हैं P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट फॉस्फोरस नहीं कर सकता, ठीक है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिनमें सभी में क्या है? कैसी बॉन्डिंग होती है? सिंगल बॉन्ड्स होती है। जैसे ये एक फॉस्फोरस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? आपस में क्या बना रहे हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। मीन्स इसका क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। याद रखना बेटा N2 मल्टीपल बॉन्डिंग बना रहा है, वेरस P4 जो फॉस्फोरस है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्ड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स मल्टीपल बॉन्डिंग्स नहीं बना रहा। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, रीज़न समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक, उसके बाद क्या होता है? अब देखो नाइट्रोजन में आपस में मॉलिक्यूल्स में कैसी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, वेराज फॉस्फोरस में आपस में कैसी है? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड होती है ना बेटा, अगर यार एक मान लो कि इनमें एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले अगर सिंगल बॉन्ड ही होती नाइट्रोजन में, ठीक है। अब ऐसे 3 बंदे आ गए हैं जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऑब्वियस है ये चीज़ जल्दी टूटेगी नहीं फिर, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड होती है ये क्या होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा? ये ईजिली ब्रेक नहीं होगी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जितनी मर्जी अब हीट देते जाएंगे, जितनी मर्जी एनर्जी देते जाएंगे, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगी। पर जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ना क्या होगा? थोड़ा ईजी होगा, मीन्स क्योंकि ये क्या है? वीक बॉन्ड है। वेयर एज ट्रिपल बॉन्ड क्या आती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम उसको रूम टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देनी होगी तभी ब्रेक करेगी। और जो सिंगल बॉन्ड है उसको, वो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ईजिली ब्रेक कर जाएगी। अगर कोई चीज़ ईजिली ब्रेक कर जाएगी इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। कोई चीज़ की बॉन्डिंग ईजिली जब ब्रेक हो जाएगी इट मीन्स वो क्वाइट रिएक्टिव है। वेयर एज इसमें क्या है? N2 जो है जल्दी टूटेगा नहीं, इट मीन्स वो क्या है? स्टेबल है।
N2 जल्दी टूटेगा नहीं, इट मीन्स वो क्या है, स्टेबल है। इट मीन्स वो क्या है, इनर्ट है मॉलिक्यूल एट रूम टेम्प, जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं इनर्ट मॉलिक्यूल। वेयर एज जो फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड है इसलिए वो जल्दी टूट जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्वाइट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सो बेटा ऊपर हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, उन तीनों का आंसर हो गया। पहला मल्टीपल नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बना रहा है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वेरा फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 में नहीं करता। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है कि N2 जो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, वेरा फॉस्फोरस P4 होता है क्वाइट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा हमने सभी का जो आंसर जो बनता है ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना हाइड्राइड्स। बेटा हाइड्राइड्स के मीन्स बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 स्टार्ट हो रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक ख़त्म हो जाती हैं। एंड जब हाइड्राइड्स हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हाइड्राइड्स को पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्राइड्स होते क्या हैं। हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इनको कहते हैं हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। अब देखो ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 जो हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं। ट्राई हाइड्राइड्स का आपका जनरल फॉर्मूला देख रहे हो MH3, ठीक है। क्या है ट्राई हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला, MH3 और 2 लोन पेयर होते हैं ऊपर। अब M की जगह पे क्या आ सकता है, M मीन्स नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा और बिस्मथ होगा, और सभी के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स। तो बेटा आपको याद रखना है कि ग्रुप 15 कैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है MH3, और ये जो M है इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, और M की जगह पे क्या आ सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। जैसे NH3 ये तो बहुत ही कॉमन हमने पढ़ रखा है, इसका नाम होता है अमोनिया, ठीक है। PH3 इसका नाम होता है फॉस्फीन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी जगह आप पढ़ोगे, और ख़ास करके अमोनिया को। अमोनिया की तो प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में, सो इसको और ज़्यादा डिटेल में हमने जाना है। अब देखो बेटा अब देखो सभी में क्या है कि आप एक चीज़ नोटिस करना कि सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ऑब्वियस है। अब देखते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी आती है। अगर एक में देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ रही है, ऑब्वियस है सभी में वैसे ही फॉर्म होती होगी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो यही देखते हैं हम। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर वो 7 होता है, कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन है। अब देखो 2s और ये 2p बना लिया हमने, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो बेटा इन्होंने क्या बनाते थे, ट्राई हाइड्राइड्स, अमोनिया जो बनाना हमने। अब कितने हाइड्रोजन आने, हाइड्राइड्स आने, H नेगेटिव जो आने आपके कितने आने हैं, जो H नेगेटिव आने वो कितने आने, 3 आने हैं। ये एक H नेगेटिव आया, ठीक है, ये बॉन्डिंग बनी। ये दूसरा H नेगेटिव आया, दूसरी बॉन्डिंग बनी। ये तीसरा H नेगेटिव है, तीसरी बॉन्डिंग बनी, ठीक है। 3 बॉन्डिंग बनी, 3 वेकेंट जगह चाहिए थी, 3 हाइड्राइड्स लग गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, इसको कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इन तीनों को कंबाइन कर दो, एक S कंबाइन किया और 3 P कंबाइन किए, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा, sp3। सो बेटा हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। वैसे ही फॉस्फोरस में भी ऐसे ही sp3 आएगी, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3s आ जाएगा, यहाँ पे 3p आ जाएगा, और 3 हाइड्राइड यहाँ पे लग जाएंगे, एंड ये हो गए लॉन पेयर एक्ट करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp3 आएगी। तो सभी में हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितनी आ रही है, sp3। अब देखो बेटा sp3 स्ट्रक्चर वैसे तो हम उसको बोलते हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बेटा जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं रहता, अब उसके स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोल देते हैं, पिरामिडल। सो बेटा क्या नाम दे देते हैं बेटा उस स्ट्रक्चर को, पिरामिडल, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर की शेप को क्या करते हैं बेटा, डिस्टोर्ट, ठीक है, मीन्स उसकी शेप को बिगाड़ देते हैं। वो टेट्राहेड्रल से स्ट्रक्चर कैसे बन जाते हैं, पिरामिडल बन जाते हैं। अब बेटा ये तो हमें क्लियर हुआ कि सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी, और जो ज्योमेट्री आएगी या शेप आएगी वो कैसी आएगी, पिरामिडल आएगी। अब देखो टेट्राहेड्रल किसी में स्ट्रक्चर बनता था, उसका बॉन्ड एंगल बनता था नियरली 109 डिग्री 28 मिनट्स, मीन्स इतना बॉन्ड एंगल बनता था टेट्राहेड्रल के केस में। बट ड्यू टू अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वैसे भी ज्योमेट्री अब टेट्राहेड्रल नहीं बची, अब क्या बन गई है, पिरामिडल बन गई है। और जब पिरामिडल बन गया इट मीन्स उसका बॉन्ड एंगल भी अब चेंज हो गए होंगे। हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सबसे ऊपर अमोनिया है उसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, और जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, 94 हो गया, फिर 92 हो गया, 91 हो गया, 90, मीन्स बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप। सो बेटा अब देखते हैं कि इस चीज़ का क्या रीज़न है, जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ क्यों कर रहा है। सो बेटा ये चीज़ का हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, डाउन द ग्रुप वाई बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
एंड उसके बाद अब देखते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या आएगा, वाई बॉन्ड एंगल्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे अब इसको पढ़ने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक अमोनिया ले लेते हैं, दूसरी फॉस्फिन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अमोनिया का भी और फॉस्फिन का। अब होता क्या है कि जैसे आप अमोनिया की बात करें, अब अमोनिया क्या होगा, अब कोई भी बॉन्डिंग बनती है बेटा, कोई भी बॉन्ड बन रही है उनमें क्या होते हैं, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे भी कोई इधर फॉस्फिन है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तभी एक बॉन्ड बनती है। वैसे यहाँ पे अब देखो बेटा, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का क्या मतलब है, ये जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इट मीन्स वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए थे यहाँ पे, पर नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसने क्या किया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। वैसे ही ये बॉन्ड के भी उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, वैसे ये बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। वेरस फॉस्फिन की बात करें, फॉस्फिन में जो फॉस्फोरस है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचता है पर ज़्यादा नहीं खींच पाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फॉस्फोरस के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ से ज़्यादा किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, नाइट्रोजन के पास मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेयर फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करते एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, अब देखो, अब बेटा आप खुद बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन कंपेयर करो, अब ये इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं, अब इन सभी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आसपास आ गया। और बेटा एक नेगेटिव और दूसरा आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना बेटा, रिपल्शन शो करते हैं। वैसे ही अब जब नेगेटिव चार्ज बहुत एक दूसरे के पास आ गए, इधर क्या शो होगी, रिपल्शन शो होगी कि नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास आ गया, वेयर यहाँ पे देखो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से थोड़े दूर दूर है एक दूसरे से, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। रिपल्शन सेकंड केस में कम होती है, फॉस्फोरस वाले फॉस्फिन के केस में। वेयर अमोनिया के केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पास आके आ गए हैं, जिसकी वजह से इसको रिपल्शन ज़्यादा फील करता है पहले केस में। अगर बेटा रिपल्शन कोई चीज़ ज़्यादा फील करेगा, ऑब्वियसली रिपल्शन कैसे कम हो सकती है, जब ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड क्या हो जाए, दूर चले जाए, जितनी अभी उसकी बॉन्ड है वहाँ से क्या हो जाए, थोड़ी दूर हो जाए। ठीक है, तब क्या होगी, रिपल्शन इसको कम फील करेगा। ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन से जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हम दूर कर देंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा ये रिपल्शन कम फील करेंगे। वेरस फॉस्फोरस ओब्वियसली इनको ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कम रिपल्शन फील कर रहे हैं। और बेटा जब इसको दूर करेंगे, पहले कोई चीज़ सपोज करो ऐसे थी, मान लो ये नाइट्रोजन है, ये आपके हाइड्रोजन है, सपोज करो ऐसे थी, अब उसको और ज़्यादा दूर कर दे, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया। पहले बॉन्ड एंगल क्या था, कम था, अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो तभी अमोनिया के केस में आपने देखा बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 107 डिग्री। पर फॉस्फोरस में बीइंग लेस रिपल्शन फील कर रहे हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। आई थिंक नियरली 94 डिग्री के पास होता है। तभी जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, अब क्या रीज़न दोगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, साइज जो क्या आते हैं आपका, जो लॉन पेयर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बुला लेता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं। अब उस रिपल्शन को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, अमोनिया केस में क्या होता है, वो बॉन्ड एंगल को इंक्रीज़ कर लेता है, जिसकी वजह से पहले केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आता है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न क्यों हो रहा है। ठीक है, सो ये आप उसका रीज़न पढ़ सकते हो, जहाँ पे सारा वही सेम चीज़ लिखी है जो अभी मैंने बताई है। और अब देखो हाइड्राइड्स की कोई भी जो प्रिपरेशन बेटा ये 2 आपके सामने लिखी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता। सो प्रिपरेशन को एज इट इज़ आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अब स्टार्ट करेंगे, और बस एक ही आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। सो बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर के बारे में। जब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अब मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। फिर भी कोई डाउट आ रही है, इसके बाद कुछ बच जाता है, आपको क्या करना है, मेरे को उसी टाइम पे मैसेज करना है, और जहाँ फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग बेटा, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा।